Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Economic Analysis in MBA 3.5 second semester. In the last lecture, we have studied the market structure, perfect competition, how price and output is determined under perfect competition, how the firm is in equilibrium under perfect competition, how the firm gets profit in the short run and in the long run with the help of total revenue, total cost method and marginal revenue, marginal cost method. Today we are going to present marginal cost and short run supply curve. बेसिकली हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व डिटरमिन करेंगे इन द परफेक्ट कंपटीशन एंड फर्दर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली एंड ड्रा द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली. These are the contents of today's lecture. The first topic is marginal cost and short run supply curve. If you remembered the last lecture, we have derived the demand curve in the perfect competition. In the perfect competition, demand curve is equal to price curve, which is also equal to average revenue curve and marginal revenue curve. परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड कर्व दीज आर सेम. ये सारे सेम होते हैं और हमने क्वांटिटेटिवली इसको डिस्क्राइब किया था, हमने क्वांटिटेटिवली इसको ड्रा किया था. तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने सप्लाई कर्व का नहीं देखा था कि सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में वो कैसे ड्रा होता है. परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व जो है वो कैसे ड्रा होता है, आज हम उसको देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व कैसे बनता है. आप देख सकते हैं आपके सामने एक ये डायग्राम मेंशन है. हेयर यू कैन सी दैट एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज़ हायर दैन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कट बोथ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. आप देख सकते हैं जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रही है, बी पॉइंट मेंशन है, ये शट डाउन पॉइंट कहलाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस लेवल है, फर्म जो है वो ओनली अपनी वेरिएबल कॉस्ट फुलफ़िल कर रही है. बिकॉज फर्म्स प्राइस लेवल और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये देखें मार्जिन रेवेन्यू जो मेंशन है राइट साइड पे, ये मार्जिन रेवेन्यू भी यही लाइन है, एवरेज रेवेन्यू की भी यही लाइन है, प्राइस की भी यही लाइन है, इवन डिमांड की भी यही लाइन है. बी पॉइंट पे जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो उसका मिनिमम पॉइंट मार्जिन कॉस्ट के साथ कट किया हुआ है, इसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं. हमने प्रीवियसली स्टडी किया. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज रेवेन्यू कह ले या मार्जिन रेवेन्यू कह ले, एक ही बात है, या प्राइस कह ले. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू. सो फर्म जो है वो सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर रही है, क्योंकि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है. तो फर्म जो है वो अपनी सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फुलफ़िल कर रही है, जबकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फुलफ़िल नहीं हो रही. बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्म जो है वो सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फुलफ़िल कर रही है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यूज़ आर इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. आपके जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है. जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज
वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हैं। सो फर्म ओनली फुलफिल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जबकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। अब शट डाउन पॉइंट से पीछे तो फर्म जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आगे भी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन शट डाउन से पॉइंट से पीछे तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो कि डॉटेड लाइन से मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इट मीन्स जो सप्लाई है वो इस बी पॉइंट से आगे से स्टार्ट होगी। जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, वो बी पॉइंट से आगे से स्टार्ट होगी। सो आगे देखें आप, ये सी पॉइंट डी पॉइंट पे अगेन एवरेज टोटल कॉस्ट है। मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखें एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मीन्स प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर आएगा, विच इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इसके ऊपर देखें तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। सो द शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व इज़ द लाइन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम B2 ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है मार्जिनल कॉस्ट की शेप में, और वो बी पॉइंट से फर्दर आगे है। जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, देखिए आप, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक डॉटेड है और एक कंसेक्टिव लाइन है ब्लू कलर की। तो जो डॉटेड वाला एरिया है वो सप्लाई कर्व में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शट डाउन से नीचे है, शट डाउन से नीचे है, तो वहाँ पे फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सके। बी पॉइंट पे शट डाउन पॉइंट है बी से आगे। बी से आगे का मतलब है कि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ पूरी हो रही होगी, कुछ नहीं। और जहाँ पे डी है वहाँ पे आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो बी से आगे वाला हिस्सा जो है ब्लू कर्व में मार्जिनल कॉस्ट का, वो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व कहलाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मार्जिनल कॉस्ट की आपके सामने लाइन है, तो बी पॉइंट से जो ऑनवर्ड आगे की तरफ लाइन है मार्जिनल कॉस्ट की, ये शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे फर्म जो है इस प्राइस लेवल पे जो है वो फर्म सप्लाई कर सकेगी। मीन्स P2 प्राइस से नीचे जो है वो फर्म सप्लाई नहीं करेगी। तो बी से BCDE, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये शॉर्ट टर्म में सप्लाई कर्व भी कहलाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोनोपोली। ये जो लास्ट अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट था। परफेक्ट कंपटीशन जो हमने इक्विलिब्रियम लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो उसमें हमने जो है वो, आप कह सकते हैं कि हमने डिमांड कर्व ड्रा किया था, लेकिन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ड्रा नहीं किया था। तो ये जो अभी हमने ड्रा किया, ये सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोनोपोली। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट है मोनोपोली। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, और यू कैन से दैट देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इसको अजम्पशन भी बोल सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम मोनोपोली को बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली वन प्रोड्यूसर which controls the whole supply of a commodity. Only one producer. Monopoly is a market structure in which only one producer controls the whole supply of a commodity, and that commodity has no close substitute. That commodity has no close substitute. And monopolist is the price maker. Blocked entry. मैं ये सारी करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है वन प्रोड्यूसर, ओनली सोल प्रोड्यूसर विच कंट्रोल्स द होल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मोनोपोली में सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है, जो आप ये कह सकते हैं ओनली वन फर्म इन वन इंडस्ट्री, ओनली वन फर्म इन वन इंडस्ट्री विच कंट्रोल्स द होल सप्लाई ऑफ अ इंडस्ट्री। आप कह सकते हैं सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, सोल प्रोड्यूसर विच कंट्रोल्स द होल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में वापडा है, तो वापडा कंपनी जो है वो
तमाम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, तमाम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान में। तो आप उसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। एंड डेट कमोडिटी हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट। डेट कमोडिटी हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट। उस कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रही है उसका मार्केट में कोई सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स वो सोल प्रोड्यूसर है और उसका सब्सिट्यूट भी नहीं है। इट मीन्स कि वो उसकी प्राइस अपनी मर्जी से जितनी चाहे रखे। सो मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। एक कमोडिटी है जो वो प्रोड्यूस कर रही है फर्म, वो कोई और प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा और उस कमोडिटी का कोई मार्केट में सब्सिट्यूट भी नहीं है। सो मोनोपोलिस्ट इज़ द प्राइस मेकर। वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है प्राइस रखेगा। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में जो है प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन की जाती है, उसको हम प्राइस टेकर बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस रेंज करता है, बिकॉज जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में और वो अकेला ही उसको प्रोड्यूस कर सकता है, कोई और प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। ब्लॉक्ड एंट्री है, देयर इज़ अ ब्लॉक्ड एंट्री। नो न्यू फर्म कैन एंटर इनटू द मार्केट। नो न्यू फर्म कैन एंटर इनटू द मार्केट। एंट्री इज बैंड। सो दीज आर द characteristics of monopoly. So you can say that monopoly is a market structure in which only one producer controls the whole supply of a commodity and that commodity has no close substitute and there is a ban on entry or exit. आप इसको इसी तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू कर्व ड्रा करते हैं अंडर मोनोपोली। रेवेन्यू कर्व हम ड्रा करते हैं अंडर मोनोपोली। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कॉस्ट कर्व हैं वो हर मार्केट स्ट्रक्चर में सेम रहते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्रोड्यूस करने पर तो सेम ही आएगी। जबकि जो रेवेन्यू कर्व है वो डिफ़र कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में। हमने परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व ड्रा किए थे। ये जो रेवेन्यू कर्व है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के, ना सिर्फ मोनोपोली के हैं बल्कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हैं। इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक में भी यही रेवेन्यू कर्व जो हैं वो यूज़ होंगे। सो दीज आर द रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। ये हम पहले ड्रा करते हैं, फिर हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे अंडर मोनोपोली। रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, सेकंड कॉलम में प्राइस है, थर्ड कॉलम में टोटल रेवेन्यू है और फोर्थ कॉलम में मार्जिन रेवेन्यू है। आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में इजाफा हो रहा है 0 to 10, जबकि अब प्राइस या एवरेज रेवेन्यू। अब देखें परफेक्ट कंपटीशन में चूँकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, नो बॉडी कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइसेस, तो उसमें प्राइस लेवल सेम रहता है। बट मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट जिस गुड्स एंड जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और वो उसका सोल प्रोड्यूसर है, कोई और प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। सो मोनोपोलिस्ट हैज़ अ फुली कंट्रोल ऑन द प्राइस लेवल। ही इज़ अ प्राइस मेकर। ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस लेवल। with an aim to increase or decrease the demand। इसे प्राइस लेवल पे फुली कंट्रोल है। ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस लेवल को बढ़ा सकता है, अपनी मर्ज़ी से प्राइस लेवल को कम कर सकता है। with an aim to increase the demand of a commodity। मतलब अपनी मर्ज़ी से प्राइस को कम कर सकता है ताकि डिमांड में इजाफा कर सके, अपनी मर्ज़ी से प्राइस को बढ़ा सकता है ताकि डिमांड में कमी कर सके। सो ही इज़ अ फुली कंट्रोल। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस लेवल को डिक्लाइन कर रहे हैं। आप डिक्लाइन की बजाय इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, सेम ट्रेंड बनेगा। ठीक है, तो प्राइस लेवल को हम डिक्लाइन कर रहे हैं 172, 162, 152, 142। आप देख सकते हैं प्राइस लेवल को डिक्लाइन किया गया है। देन टोटल रेवेन्यू आगे देखें मेंशन है। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी फर्स्ट 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास हासिल हो गए हैं। मार्जिन रेवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। और आउटपुट का हम 1 एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल कर रहे हैं। इट मीन्स के चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो है वो आप मार्जिन रेवेन्यू में लिखते जाएंगे। देखें 162 का चेंज है, दैन 142 का चेंज है, 122 का चेंज है। ये आपके मार्जिन रेवेन्यू जो है वो मेंशन है। सो मार्जिन रेवेन्यू इज़ द एडिशन इन द टोटल रेवेन्यू
बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। और फिर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करते जाएं तो एवरेज रेवेन्यू हासिल हो जाएगा, और जो एवरेज रेवेन्यू हासिल होगा वो प्राइस लेवल के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखें ना, एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो प्राइस लेवल के इक्वल आएगा। तो इसलिए सेकंड कॉलम में दोनों को इकट्ठे ही लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके सामने फिगर है, विच रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, विच रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली जो है वो आपके सामने मेंशन है। आप देखें फर्स्ट डायग्राम में, आप देखें प्राइस है ऑन द वाई एक्सिस, डिमांड एंड मार्जिन कर्व ऑन द एक्स एक्सिस। अब मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और ग्रे कलर की लाइन में और ग्रीन कलर की लाइन में डिमांड डी लिखा हुआ है। डिमांड कर्व भी यही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है, और प्राइस कर्व भी यही है। ठीक है, आप देखें प्रीवियस अगर टेबल में देखें तो एवरेज रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहे हैं, मार्जिन रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक, एवरेज रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहे हैं और मार्जिन रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू आप देख सकते हैं ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू। देखिए ना, एवरेज रेवेन्यू में आप देखें 10 का डिफरेंस है, 172, 162, 152, 142, 132, 122, 112, 10 का डिफरेंस है, 10 की रेशो से डिक्लाइन कर रहे हैं। जबकि मार्जिन रेवेन्यू को अगर आप देखें 162, 142, 122, 102, 82, 62, आप देखें 20 की रेशो से डिक्लाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज़ लोअर दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये जो डी सिर्फ लिखा हुआ है ये डिमांड कर्व भी यही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है, प्राइस कर्व भी यही है। तो आप देख सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज़ लोअर दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। बेसिकली इन दो एवरेज और मार्जिन का रिलेशन ही यही है कि जब एवरेज और मार्जिन दोनों बढ़ रहे होंगे देन मार्जिन रेवेन्यू कर्व विल बी अबव दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं, आप चाहे मार्जिन कॉस्ट हो चाहे मार्जिन प्रोडक्ट हो, मार्जिनल का और एवरेज का यही रिलेशन है कि जब मार्जिनल और एवरेज दोनों बढ़ रहे होंगे मार्जिनल कर्व विल बी हायर दैन द एवरेज कर्व, और ये जब दोनों डिक्लाइन हो रहे होंगे तो तब मार्जिनल कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कर्व। और इसका रैशनल इसका ये है कि देखिए मार्जिनल जो है वो सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। मार्जिनल जो है वो सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एवरेज जो है वो तमाम यूनिट्स की एवरेज है, वो तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। डेट्स वाई एवरेज में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है, जबकि मार्जिनल में एकदम चेंज आती है। तो एवरेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, जबकि मार्जिनल तेज़ी से बढ़ेगा और तेज़ी से कम होगा। इसलिए जब दोनों बढ़ रहे होते हैं मार्जिनल कर्व जो है डेट इज़ हायर दैन द एवरेज कर्व, और जब दोनों कम हो रहे होते हैं मार्जिनल कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कर्व। मैं आपको इसकी और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आपकी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 70% है, एक और नया स्टूडेंट दाखिल होता है उसके मार्क्स होते हैं 85%, तो एवरेज कितने हो जाएंगे? एवरेज जो है वो 70 से 72 हो जाएंगे, लेकिन मार्जिन तो 85 है। ठीक है, तो मार्जिनल ने सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट करना होता है, जबकि एवरेज ने तो तमाम यूनिट्स की एवरेज लेनी होती है। डेट्स वाई इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि जब बढ़ रहे होंगे तो मार्जिन कर्व विल बी हायर दैन द एवरेज कर्व, और जब दोनों कम हो रहे होंगे मार्जिन कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज़ लोअर दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ पे। और सेकंड देखें आप डायग्राम में टोटल रेवेन्यू कर्व ड्रा किया गया है। टोटल रेवेन्यू स्टार्ट में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, और जब मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है, ऊपर वाली डायग्राम में देखें, तब टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखें ना, फर्स्ट डायग्राम देखें, जब मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इनका रिलेशन आप देख सकते हैं। ये रेवेन्यू कर्व हमने ड्रा किए हैं अंडर मोनोपोली। दीज आर द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। नेक्स्ट इज़ हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज़ डिटर्मन्ड अंडर मोनोपोली। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस और आउटपुट को डिटर्मन किया जाता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है अंडर मोनोपोली। हमने ये रेवेन्यू कर्व ड्रा किए हैं विच इज़ डिफर फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यू कर्व,
क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो रेवेन्यू कर्व हमने ड्रा किए थे वो हॉरिजॉन्टल स्लोप थे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस लेवल जो है वो सेम थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। और ये नेगेटिवली स्लोप क्यों है? रीज़न इज़ डैट मोनोपलिस्ट है द फुली कंट्रोल ऑन द प्राइस लेवल। ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस लेवल विद एन एम टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं कि हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइन अंडर मोनोपोली। देर आर टू कंडीशंस फॉर फर्म इक्विलिब्रियम विच आर सेम एज इन द परफेक्ट कंपटीशन। फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो सेम रहेंगी, ठीक है। डायग्राम ऑब्वियसली डिफरेंट बनेगी, लेकिन फर्म के जो कंडीशंस हैं, क्योंकि रेवेन्यू का डिफरेंट है तो डायग्राम डिफरेंट बनेगी, लेकिन जो फर्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो सेम है। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन विच इज़ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट slope, and second which is sufficient condition, slope of marginal cost must be greater than the slope of marginal revenue। मैंने ये लास्ट लेक्चर में इन कंडीशंस को एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपली। अब देखिए मोनोपलिस्ट जो है ही हैज़ अ फुली कंट्रोल ऑन द प्राइस लेवल। monopolist has a fully control on the price level. He can reduce or increase the price of a commodity. Monopolist is a sole producer which controls the whole supply of a commodity. तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मोनोपली में फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी। पहले हम डायग्राम को ड्रा करने में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ड्रा करेंगे। मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रा करेंगे। मार्जिन रेवेन्यू कर्व ग्रे लाइन में आप देखें मेंशन है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन में मेंशन है जहाँ पे डी लिखा है। डिमांड कर्व भी यही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है, प्राइस कर्व भी यही है। देन थर्डली मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम ड्रा करेंगे विच इज़ यू शेप। आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहाँ पे ग्रे लाइन को मार्जिन रेवेन्यू को कट कर रहा है वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट इक्वल है, वहाँ पे आपने देखें लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। और जहाँ पे वो लाइन डी ग्रीन लाइन को टच करेगी डिमांड कर्व को या एवरेज रेवेन्यू कर्व को, उसको आपने लेफ़्ट साइड पे मिला देना है। ये आपका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? सारा एरिया टोटल रेवेन्यू ग्रीन लाइन से लेफ़्ट साइड पे आपने मिलाना है 125 जहाँ पे लिखा है, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन करते हैं, क्योंकि मोनोपोली में फ़र्म मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ड्रा करते हैं। हेयर यू कैन सी डैट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज रेवेन्यू कर्व, मीन्स डिमांड कर्व। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो डिमांड कर्व से नीचे होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे होना चाहिए। देखें ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होगी जब एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन एवरेज रेवेन्यू। जब आपके एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर हो तो वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। देन आप देखें उसको क्वांटिटी वाली लाइन को कहाँ पे टच किया, उसको आप लेफ़्ट साइड पे मिला दें 100 पे, तो ये आपकी ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये टोटल कॉस्ट बन जाएगा, और ये प्रॉफिट रह गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो ग्रीन शेडेड एरिया में है। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट की यही कंडीशन है कि एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी लेसर देन द एवरेज रेवेन्यू। इस तरीके से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करती है अंडर मोनोपोली, लेकिन बाज़ औक़ात गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से या कोई अदर डिज़ास्टर की वजह से मोनोपोलिस्ट फर्म को जो है वो लॉस भी फेस करना पड़ सकता है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन और ड्यू टू एनी नेचुरल डिज़ास्टर या किसी और प्रॉब्लम की वजह से या कोई ड्यू टू वर्ल्ड क्राइसिस, ठीक है। मोनोपोलिस्ट फर्म को जो है वो नॉर्मल लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। उस केस में लॉस, अब देखें मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी वहीं पे है, एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व भी वहीं पे है, मार्जिन कॉस्ट ने वैसे ही कट किया है। द डिफरेंस इज डैट नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्या डिफरेंस है?
Now average total cost curve is higher than the or greater than the average revenue curve. लास्ट डायग्राम को अगर आप देखें, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व विल बी लोअर देन द एवरेज रेवेन्यू। अगर आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हायर देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व देन इट इज़ लॉस्ट। और आप देख सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे ड्रा किया गया है विच इज़ लोअर देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। इट मीन्स डैट दिस इज़ नॉर्मल लॉस। इट मीन्स डैट फर्म जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा फुलफिल कर रही है और कुछ नहीं कर रही। क्यों? एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि आपके जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बट लेसर हैं एवरेज टोटल कॉस्ट से। इट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा पूरा हो रहा है और कुछ नहीं पूरा हो रहा। इज इट क्लियर? देखें एवरेज टोटल कॉस्ट, आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से लेसर है बट वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट फुलफिल हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा फुलफिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसको हम नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। तो आपके सामने ये रेड शेडेड एरिया में नॉर्मल लॉस मेंशन है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आपको मोनोपोलिस्ट फर्म को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। Thank you so much students. If you have any query regarding the lecture, you can discuss it with me on Google Classroom or join me on Zoom during class timings for online session. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.